रचित अपने पापा की पुरानी फाइलों में कुछ जरूरी कागजात ढूंढ रहा था। तभी उसके हाथ में कुछ पेपर्स आए जिन पर खून के छींटे थे। रचित ने हैरानी से उन कागजों को देखा और उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। उन पर लिखे हुए बहुत से अक्षर लगभग मिट चुके थे। फिर भी जब उसने किसी तरह उन्हें पढ़ा तो हैरान रह गया। ये कागज किसी बंगले के थे जिसे उसके पापा ने वर्षों पहले खरीदा था। और उसने कहा, माँ देखो मुझे पापा की फाइल में क्या मिला है, बंगले के कागज। ये सुनते ही वीणा जी ने घबराकर उसके हाथ से उन कागजों को छीन लिया और बोली, तुझे किसने कहा था इन्हें हाथ लगाने के लिए? मैं आज इन्हें जला ही देती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम माँ? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पापा के पास ये बंगला था तब आज तक हम सब इस सड़े हुए किराए के मकान में क्यों रह रहे हैं? पापा ने आज तक कभी इस बंगले का जिक्र तक नहीं किया और तुम भी कागज जलाने की बात कर रही हो। रचित परेशान सा बोला। इन कागजों को देखते हुए वीणा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें पोंछकर किसी तरह स्वयं को संभालते हुए उन्होंने कहा, अब तू बड़ा हो गया है, इसीलिए आज मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। ये बात तब की है जब मेरी और तेरे पापा की नई नई शादी हुई थी। जहाँ पर ये बंगला है हम उसी जंगल के पास वाले शहर में रहते थे। हमारा कारोबार भी काफी फैला। एक दिन हम दोनों घूमते हुए जंगल की तरफ चल पड़े। वहाँ नदी के किनारे ये शानदार बंगला खड़ा था। ये बंगला इतना सुंदर था कि एक ही नजर में मुझे भा गया और मैंने इसे खरीदने की जिद ठान ली। तेरे पापा ने मेरी इस जिद को पूरा भी कर दिया और जल्दी ही ये बंगला हमारा हो गया। हम अक्सर सप्ताह के अंत में वहां रहने जाते थे। एक दिन बंगले को सजाते हुए मेरी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो इसी बंगले की थी, पर वो बहुत ही पुरानी और डरावनी थी। मैंने उसे दीवार से उतारा और कूड़ेदान में फेंक दिया। ऐसा करते ही मानो बंगले में तूफान आ गया। उसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं और वहां से खून रिसने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, अलमारी से निकलकर बंगले के कागज हमारे सामने हवा में नाचने लगे और उन पर खून के छींटे पड़ने लगे। साथ ही वातावरण में एक भयानक आवाज गूंजी, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना। हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहां से बाहर निकल गए, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैं बंगले के कागजों को समेटकर अपने साथ ले आई। अब मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत भारी भूल की थी। इस घटना का तुम्हारे पापा के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। धीरे धीरे हमारा व्यापार भी डूबता चला गया। हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। तब हम सभी परिचितों और रिश्तेदारों से दूर इस शहर में रहने आ गए। तुम्हारे पापा नौकरी करने की हालत में नहीं रह गए थे, इसीलिए मैंने घर की जिम्मेदारी उठाई। बाकी तो तुम सब कुछ जानते ही हो कि तुम्हारी नौकरी लगने से पहले हमने किस तरह दिन गुजारे हैं। अपनी माँ से सारा वृतांत सुनकर रचित भी दुखी हो गया। उसने वीणा जी के हाथ से बंगले के कागजों को लेकर उन्हें वापस फाइल के हवाले किया और खामोशी से दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। आज दफ्तर में भी रचित के दिमाग में उस बंगले की ही बातें घूम रही थी और काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग पा रहा था। चूंकि थोड़ी ही देर में कंपनी के बॉस मिस्टर धर्मिक के साथ उसकी मीटिंग थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मन मारकर उसे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाना ही पड़ा। मीटिंग के दौरान मिस्टर धर्मिक ने नोटिस कर लिया कि रचित कुछ परेशान सा है। रचित उनके प्रिय कर्मचारियों में से एक था, इसलिए उन्होंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। सहसा रचित को याद आया कि मिस्टर धर्मिक अक्सर काली शक्तियों के विषय में पढ़ते रहते हैं और उनके विषय में वो खोजबीन भी करते रहते हैं, इसलिए उसने उन्हें सारी बात बता दी। रचित की बात खत्म होने के बाद मिस्टर धर्मिक ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस बंगले का रहस्य उसी पेंटिंग में छुपा हुआ है जिसे तुम्हारी माँ ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। आज शायद वो समय आ गया है कि मैंने अपने गुरुजी से जो सीखा है मैं उसका उपयोग करूं। इसलिए हम कल ही उस बंगले में चलेंगे। लेकिन अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। रचित घबरा कर बोला। अगले दिन